हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं यूनिट वन का ही, जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। और ये है अगस्त सेकंड। आज है अगस्त सेकंड और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू, और ये क्रैश कोर्स का ही पार्ट है। सो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो प्लीज वॉच द होल वीडियो बिकॉज मैंने लास्ट में निमोनिक भी रखा है, जिससे आपको याद रहे कि कब बेसिकली किस सीक्वेंस में डिस्कवरीज हुई, किस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इवेंट्स हैपन हुए। तो उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है, और वो निमोनिक थोड़ा लाइक कॉम्प्लिकेटेड है लाइक याद करने के लिए, तो मैं वो 1 मिनट में कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसकी शॉर्ट्स में कोई वीडियो नहीं बना सकती। दैट्स व्हाई आई एडेड इट हियर इटसेल्फ। सो लेट्स मूव ऑन। तो हम पहले हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी समझते हैं, और ये 1900s के बात है। तो आयरॉनिकली जो बिगनिंग थी ऑर्गेनाइजेशनल साइड ऑफ फील्ड की, इसको हम लाइक साइकोलॉजी में जो ऑर्गेनाइजेशनल साइड है उसको हम बहुत पहले ट्रेस बैक कर सकते हैं। जब इनफैक्ट नॉन साइकोलॉजिस्ट का जो वर्क था वो उससे काफी ज्यादा रिलेट करता था। लाइक मैनेजमेंट वगैरह की चीजें जब स्टार्ट हुई थी तब साइकोलॉजी एक्चुअली बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट था, तब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आई भी नहीं थी। बट देन जब वो मैनेजमेंट वगैरह पे डिस्कवरीज चल रही थी, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो ओरिजिन है उसको वहां से ट्रेस कर सकते हैं। Perhaps the best known of these was Frederick Winslow Taylor, who developed the principles of scientific management, and Max Weber. तो बेसिकली जो बेस्ट नोन है, जो जिन्होंने मैनेजमेंट साइड जो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में डिस्कवरी की थी, उसमें दो नाम आते हैं, दो मेन नाम आते हैं। पहला है फ्रेडरिक विंसलो टेलर और दूसरा है मैक्स वेबर। ओके, फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड मैक्स वेबर। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, देन हमने क्या था, ये जो टर्म थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको ये टिपिकली बेसिकली टाइम और मोशन की स्टडी को बोला जाता था। ओके, टाइम एंड मोशन की जो भी स्टडी हुई उसको उस टाइम पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता था, और इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड थी जैसे कि पीस रेट कॉम्पेंसेशन और बहुत सारी चीजें थी। बट अगर हम मेनली सोचे कि उस टाइम पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या इंक्लूडेड था, तो टाइम और मोशन की स्टडी और पीस रेट कॉम्पेंसेशन की स्टडी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत लार्ज एक्सटेंट तक मैनेजमेंट की फिलॉसफी थी, और एफिशिएंसी और पीस रेट कॉम्पेंसेशन सबसे ज्यादा विजिबल मैनिफेस्टेशन थे इस फिलॉसफी के। ये जो फिलॉसफी थी मैनेजमेंट की, उस टाइम पे इसके जो मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन थे वो एफिशिएंसी थे और पीस रेट कॉम्पेंसेशन था। ओके, सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। तो फोर्सेस जिन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बर्थ में हेल्प करी, तो ये जब हुआ था, जब ऑर्गेनाइजेशनल एक्चुअली एक फील्ड की तरह इमर्ज हुआ था, तो ये 1900s में हुआ था। ओके, अर्ली इयर्स इसके माने जाते हैं 1900 से 1916 तक। तो एक तो ये जो अर्ली इयर्स थे इसमें हमें प्रेग्मेटिक नेचर पता चला बेसिक साइकोलॉजिकल रिसर्च का, जिसमें कुछ टेलीग्राफर्स की स्किल्स काम आई, जैसे कि ब्रायन। ब्रायन जो नाम है वो सबसे पहले आता है अगर हम बर्थ की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की। और इस टाइम पे ये भी हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे उनकी अपनी एफिशिएंसी प्रूव करने की डिजायर बढ़ गई थी। तो इस टाइम पे टाइम और मोशन स्टडीज आई थी जो कि गिलबर्ट ने दी थी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये लिलियन गिलबर्ट की है। तो ये
मदर फिगर थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, जो मदर फिगर थी वो थी लिलियन गिलबर्ट। ये 1878, इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1878 से 1972 तक था। ये ऑल्दो एक इंजीनियर थी, लाइक इन्होंने ट्रेनिंग इंजीनियर की ली थी, बट ये मदर थी मॉडर्न मैनेजमेंट की। उस टाइम पे मॉडर्न मैनेजमेंट जो भी था उन इन्होंने ही डिस्कवर किया था, तो इनको मदर की तरह जाना जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट के। 1908 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो नीड होती है ह्यूमन वर्कर्स को कंसीडर करने की, लाइक बेसिकली जो ह्यूमन वर्कर्स होते हैं वो एक इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इस चीज को कंसीडर करना चाहिए, इस चीज की नीड है, ये स्टेटमेंट लिलियन गिलबर्ट ने दिया था 1908 में। नाउ लेट्स मूव ऑन। फिर एक मदर फिगर थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, और 3 फाउंडिंग फादर्स थे। ठीक है, 3 फाउंडिंग फादर्स थे, एक नहीं थे, 3 थे। पहले थे वॉल्टर डिल स्कॉट। ओके, वॉल्टर डिल स्कॉट जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। दूसरे थे ह्यूगो मुंस्टेरबर्ग जो कि जर्मन थे। और फ्रेडरिक टेलर जो कि अमेरिकन इंजीनियर थे। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली पिक्चर जो है वो स्कॉट की है, दूसरी मुंस्टरबर्ग की है, और थर्ड जो है वो फ्रेडरिक टेलर की है। तो पहले हम स्कॉट के बारे में पढ़ते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1869 से 1955 तक था। इन्होंने पीएचडी की थी लिप्जिग में, जर्मनी में। और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इन्होंने पर्सोनल प्रोसीजर्स जो होते हैं उसमें इन्होंने काफी मदद की थी। पर्सोनल प्रोसीजर्स हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम पर्सोनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। हमने जब पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जो इंडस्ट्रियल साइड होती है उसको हम पर्सनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इनका मेजर जो वर्क था वो उसी से रिलेटेड था। तो उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी थी पर्सनल प्रोसीजर्स की आर्मी में। ये पहले इंडस्ट्रियल या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस साइकोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल और बिजनेस साइकोलॉजिस्ट। फिर थे दूसरे जो फाउंडिंग फादर थे वो थे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिनका लाइफ स्पैन 1865 से 1915 तक था। ये एक इंजीनियर की तरह ट्रेनिंग इन्होंने ली थी। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वेंट किया था। ओके, रिमेम्बर इन्होंने किया था, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। तो इसमें ऐसा बहुत बार होगा कि मैं एक ही चीज को 10 बार रिपीट करूंगी, और वो सिर्फ इसलिए जिससे आपको याद हो जाए कि किसने कौन सा काम किया था, बिकॉज हिस्ट्री इज काइंड ऑफ टफ एंड ऑल्सो बोरिंग टू रिमेम्बर। इसलिए मैं हर एक चीज को बार बार रिपीट करूंगी आगे की स्लाइड्स में भी, सो दैट वो ब्रेन में फिक्स हो जाए। अगर आप ये वीडियो 2 बार देख लोगे तो आपको एक्चुअली रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आई विल कीप रिपीटिंग थिंग्स। तो फ्रेडरिक टेलर जो थे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वेंट किया था। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट, वेट अ मिनट, लेट मी एनोटेट इट। यस, तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वेंट किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली साइंटिफिकली डिजाइन करना वर्क मेथड्स को एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। और इसका ये भी इन्होंने ये भी बताया था कि बेस्ट वर्कर्स को कैसे सिलेक्ट करना है और उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, नए मेथड्स कैसे सिखाने हैं। इन्होंने वर्कर्स को एक बेस्ट वे में ट्रेन किया था, और इनको रिवॉर्ड भी किया था उन्हीं वर्कर्स को एक बेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेडरिक टेलर ने कुछ पिग आयरन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो टेलर ने शो किया था कि जो वर्कर्स है जिन्होंने हैवी आयरन इनगॉट्स को हैंडल किया, हैवी आयरन इनगॉट्स को जिन वर्कर्स ने हैंडल किया वो और भी प्रोडक्टिव हो सकते थे अगर उन्होंने, इफ दे हैड रेस्ट, लाइक अगर उन्होंने रेस्ट लिया होता। बेसिकली रेस्ट करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। अगर हम बीच बीच में रेस्ट लेते रहे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? इट वॉज चार्ज दैट टेलर एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स। और इस चक्कर में जस्ट बिकॉज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे अगर इन्होंने रेस्ट लिया होता, तो इस चक्कर में ये माना गया था कि ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इन्होंने एक बुक दी थी 1911 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दी थी? फ्रेडरिक टेलर ने 1911 में बुक दी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है।
लेट्स मूव ऑन। तो अब जो तीसरे फाउंडिंग फादर है, ह्यूगो मुंस्टरबर्ग, इनका लाइफ स्पेन 1963 से 1916 तक था। इन्होंने लिप्जिग में स्टडी की थी, जर्मनी में। और इनका मेजर वर्क जो था वो एम्प्लॉय टेस्टिंग और वैलिडेशन था। रिमेम्बर, मुंस्टरबर्ग ने क्या किया था? एम्प्लॉय टेस्टिंग और वैलिडेशन। इन्होंने आई विटनेस टेस्टिमनी भी दी थी, इन्होंने बॉस्टन ट्रॉली कार स्टडीज भी दी थी। ये जो है बॉस्टन ट्रॉली कार स्टडीज, इस पे मैं एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेम्बर दिस टर्म फॉर नाउ, कि इन्होंने बॉस्टन ट्रॉली कार स्टडी की थी। और बाकी इन्होंने साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इस पे भी काम किया था, और 1913 में किया था। ओके, देन हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। एक बेसिक टाइमलाइन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांच है, ये कुछ डेकेड्स पहले ही इमर्ज हुई है। इनफैक्ट कुछ ही टाइम बाद जब साइकोलॉजी खुद एक सब्जेक्ट की तरह इमर्ज हुई थी, तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस टाइम के, उन्होंने रियलाइज किया कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो कि हम बहुत सारी सेटिंग्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो उसमें क्या इंक्लूडेड है, उसमें रैपिडली चेंजिंग वर्क फोर्स भी इंक्लूड किया जा सकता है। और ये सब अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ। अर्ली हिस्ट्री क्या है? जो फ्रेश इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट्स है वो अर्ली 1900s में इमर्ज हुए, जैसे कि 1903 में विलियम लोई ब्रायन। हमने ब्रायन के बारे में पहले भी पढ़ा। तो ये एक अर्ली ऑर्गेनाइजेशन, अर्ली ऑर्गेनाइजर थे एपीए के। और इन्होंने क्या रेफरेंस किया था? नीड फॉर रियल लाइफ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस। ओके, रियल लाइफ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस किसने? ब्रायन ने। फिर स्कॉट ने क्या किया था? स्कॉट ने इसी प्रैक्टिस को एडवांस किया। कैसे? पब्लिश करके दो वर्क 1911 में। ठीक है, स्कॉट ने 1911 में दो आर्टिकल्स पब्लिश किए। पहला इन्फ्लुएंसिंग मेन इन बिजनेस, और दूसरा इंक्रीजिंग ह्यूमन एफिशिएंसी इन बिजनेस। इन्फ्लुएंसिंग मेन इन बिजनेस, इंक्रीजिंग ह्यूमन एफिशिएंसी इन बिजनेस। इन्होंने की साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए यूज किसने किया था? स्कॉट ने। और इन्होंने अपना वर्क कौन से ईयर में दिया था? 1911 में। जो स्कॉट थे वो रोल ऑफ साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, कि साइकोलॉजी का क्या रोल है एडवर्टाइजिंग में। इन्होंने ये भी पोजिट किया था कि जो ज्यादातर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रैशनली एक्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने सजेस्टेबिलिटी की पावर को बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया था। ठीक है, कि ज्यादातर कंज्यूमर जो है वो इतना रैशनली नहीं सोचते किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले, तो इसलिए अगर उनको कोई चीज सजेस्ट की जाए तो बहुत चांसेस है कि वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। और यहीं से एडवर्टाइजमेंट का हम बोल सकते हैं कि बर्थ हुआ। जो फ्रेडरिक टेलर थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अर्ली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्लोजर में। कैसे? क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक रिगर अप्लाई किया था बिजनेस और मैनेजमेंट में, अपनी टाइम स्टडी मेथड्स के साथ। जो कि बेसिकली उनका टाइम स्टडी मेथड का काम क्या था? क्वांटिफाई करना कि कितना वर्क किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में वर्कर्स के, लाइक वर्कर्स के थ्रू कितना काम करवाया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये इन्होंने इस प्रोसेस पे इन्होंने बहुत साइंटिफिक चीजें लगाई, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाए, और इसी पे काम किया टेलर ने। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम ब्रायन के बारे में फिर से पढ़ते हैं कि ब्रायन ने क्या किया था। तो एक तो ये अर्ली प्रेसिडेंट थे एपीए के, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के, ये अर्ली प्रेसिडेंट थे। 1904 में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस इनको मिला था एपीए में, तो जो डब्ल्यू एल ब्रायन थे, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को एनकरेज किया कि ये स्टडी करे कंक्रीट एक्टिविटीज और फंक्शन करे जैसे वो हर डेली लाइफ में यूज की जाती है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस को, हाँ, सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में अप्लाई करना। ऑल्दो इन्होंने इंडस्ट्री को डायरेक्टली साइट नहीं किया था, इन्होंने एनकरेज करी थी इन इस सॉर्ट की रियल लाइफ एप्लीकेशन टू साइंस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो ये डब्ल्यू एल ब्रायन का काम था जो इन्होंने किया था। बट
इनको हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी नहीं बोलते, इनको हम ओरिजिनेटर बोल सकते हैं पर फादर नहीं बोल सकते। हमने फादर में ब्रायन का नाम नहीं पढ़ा, हमने फादर में 3 लोगों का नाम पढ़ा, स्कॉट, मुंस्टरबर्ग और टेलर। हमने ब्रायन का नाम फादर में नहीं पढ़ा, ये ओरिजिनेटर थे, ये फादर नहीं थे। पोस्ट स्क्रिप्ट नोट क्या है कि जो टर्म है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये सबसे पहले 1904 में आई, ब्रायन ने जब एपीए में एड्रेस किया इस सब्जेक्ट को तब। आयरॉनिकली ये प्रिंट में अपीयर हुई एक टाइपोग्राफिकल एरर की तरह, मतलब इसको एक एरर माना गया। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो टर्म आर्टिकल में पब्लिश हुई उसको एक एरर माना गया। ब्रायन एक सेंटेंस कोट कर रहे थे जो कि इन्होंने लिखा था 5 साल पहले, जिसमें इन्होंने किस बारे में बोला था कि ज्यादा हमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। इंस्टेड ब्रायन ने इंडिविजुअल की जगह इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी लिख दिया और इस मिस्टेक को उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। ये स्पीच इन्होंने 1997 में दी थी। देन 2 मेजर ऐसे वॉर हुए जिन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को शेप करने में मदद करी। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया, उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इमर्ज हुई, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को रिफाइन किया। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था 1917 से 1918, और वर्ल्ड वॉर वन में हुआ क्या था, टेस्टिंग और सिलेक्शन। मेजर फोकस किस पे था, टेस्टिंग पे और सिलेक्शन पे। तो यर्कीज जो थे वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे इन वॉर में साइकोलॉजिस्ट के रोल को लेके। इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क था जब बात आई कि साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है वॉर में। फिर असेसमेंट ऑफ रिक्रूट्स हुआ जिसमें आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट डेवलप किया गया। फिर जो स्क्वाड थे वो रिसर्च कर रहे थे कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको जॉब में कैसे प्लेस करना है, और यहीं से जो जनरल थी अप्लाइड साइकोलॉजी की वो शुरू हुई। फिर soon after, Frank and Lillian Gilbert pioneered motion studies, which similarly sought to improve training and efficiency in employee processes by analyzing exact motions made during a day's work. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और नाम पढ़ रहे हैं, ऑल्दो ये इतना फेमस नहीं है, पर लेकिन जैसे ही फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने मोशन स्टडीज के बारे में बताया, इस पे पेपर्स वगैरह लिखे, उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली वो सिमिलर था किस चीज से, कि ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करनी है एम्प्लॉय प्रोसेस में, एनालाइज करके कि एग्जैक्ट मोशंस क्या होते हैं जो कि एक इंसान करता है व्हाइल डूइंग अ डेज वर्क। तो इसके बाद ही ये हुआ जब फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने मोशन स्टडीज के बारे में अपनी फाइंडिंग्स बताई, उसके बाद ही एक एम्प्लॉय या फिर कोई भी जो वर्कर है वो पूरे दिन में जो भी उनके इमोशंस होते हैं उनको एनालाइज करके ये पता लगाया गया कि ट्रेनिंग और एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है एम्प्लॉयज की। ओके, फिर 1913 में क्या हुआ, जो ह्यूगो मुंस्टरबर्ग थे उन्होंने रिलीज किया ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। ठीक है, ये उनकी बुक थी साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, जो उन्होंने 1913 में रिलीज की, जिसमें क्या था कि ग्राउंड वर्क उन्होंने ले डाउन किया था जिसको हम अब आईओ साइकोलॉजी की तरह जानते हैं। ठीक है, उन्होंने जो ग्राउंड वर्क ले किया ह्यूगो मुंस्टरबर्ग ने 1913 में अपनी बुक में साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में, उसको हम आज की डेट में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरह जानते हैं। इसका गोल क्या था, बेसिकली मुंस्टरबर्ग का गोल क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर पाए वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेन करने में, जैसे कि एक जनरल, जिससे कि बेसिकली उस इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हो सके, वो इम्प्रूव कर सके। मुंस्टरबर्ग ने 20 बुक पब्लिश करी जो कि लार्जली अप्लाइड साइकोलॉजी पे ही फोकस थी 1906 से 1916 तक। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ। तो जो रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज थी
जो कि मुंस्टरबर्ग की थ्योरीज के बाद जब शेप हुई, तो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी थी उसमें फाइनली एक बहुत बड़ा लीप लिया। जो कैटलिस्ट था इस लीप के लिए वो था वर्ल्ड वॉर 1। और इस फैक्ट को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जो इन्फ्लुएंस था उस टाइम के प्रेसिडेंट का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जब आईओ साइकोलॉजी ने लीप ली। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रॉबर्ट यर्क्स। इन्होंने इम्प्रूव किया सोल्जर सिलेक्शन, उनकी परफॉर्मेंस, उनका मोराल, और इन्होंने स्क्रीनिंग मेथड्स क्रिएट किए जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट। जो अर्ली फॉर्म्स थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, उन्होंने एक रोल प्ले किया ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन को डेवलप करने में। ये जो एफर्ट था ये इस पर हो गया कैसे, अफॉर मेंशन्ड वॉल्टर डिल स्कॉट और वॉल्टर बिंगहम के बेसिकली उनका जो एफर्ट था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो रोल होता है ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन करने में, डेवलप करने में, ये एफर्ट इस पर किया स्कॉट ने और वॉल्टर बिंगहैम ने। इन्होंने लॉन्च किया एक यूजफुल जॉब डिस्क्रिप्शन और स्किल टेस्ट ऑफिसर्स के लिए। इस एरा को हम मार्क कर सकते हैं कैसे, ये जो पूरी एरा है 1910, लाइक बेसिकली जो भी टाइम पीरियड था इनका 1918 से लेके 1917 से लेके 1918 तक, बेसिकली जो ये एरा थी इसको हम मार्क कर सकते हैं किसके लॉन्च के नाम से, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जो कि आज तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है इस फील्ड में। ये जो रिसर्च पब्लिश हुई थी इस जर्नल में, इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे और बहुत सारी अप्लाइड प्रैक्टिसेस पे जो कि साइकोलॉजी से ही रिलेटेड थी। नाउ लेट्स मूव ऑन। एक बार हम रॉबर्ट यर्क्स के बारे में जानते हैं। तो जो रॉबर्ट यर्क्स थे ये सबसे ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है साइकोलॉजी को वॉर में लाने के लिए। इन्होंने बहुत सारे वेज प्रपोज किए रिक्रूट्स की स्क्रीनिंग करने के लिए, उनकी मेंटल डेफिशिएंसी चेक करने के लिए, उनको सिलेक्टेड रिक्रूट्स असाइन करने के लिए आर्मी जॉब में। और जो कमिटीज होती हैं साइकोलॉजिस्ट की उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सोल्जर के मोटिवेशन को इन्वेस्टिगेट किया, उनके मोराल को इन्वेस्टिगेट किया, उनको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट किया। जो फिजिकल इनकैपेसिटी थी जिसको हम शेल शॉक बोलते हैं उसको भी एग्जामिन किया, और जो डिसिप्लिन होता है सोल्जर्स में उसको भी एग्जामिन किया। और आर्मी जो थी वो बहुत स्केप्टिकल थी और उन्होंने बहुत ही मॉडेस्ट नंबर ऑफ प्रपोजल्स को अप्रूव किया। स्पेशली उन्होंने जो रिक्रूटमेंट्स उन्होंने जो अप्रूव किया उन्होंने वो असेसमेंट ऑफ रिक्रूट्स के लिए किया, जो कि यर्क्स और जो बाकी साइकोलॉजिस्ट थे इस फील्ड में उन्होंने एक जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह बाद में डेवलप कर दिया। जो स्कॉट थे उन्होंने क्लासिफाई किया और प्लेस किया एनलिस्टीज को, कंडक्ट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफिसर्स की, डेवलप किया और प्रिपेयर किया जॉब ड्यूटीज और क्वालिफिकेशंस 500 से ऊपर मिलिट्री जॉब्स के लिए। स्कॉट ने किया ये काम, ठीक है। देन लेट्स सी, वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो फील्ड कैटलिस्ट था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बर्थ में। तो बेसिकली रॉबर्ट यर्क्स और वॉल्टर डिल स्कॉट, इनका मेजर काम जो है वो यहाँ पे मैंने समराइज किया हुआ है। तो इन्होंने रिक्रूट्स की स्क्रीनिंग की मेंटल डेफिशिएंसी के लिए, कैसे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करके इन्होंने क्लासिफाई किया सिलेक्टेड रिक्रूट्स को जॉब्स में। इन्होंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की ऑफिसर्स की, जॉब एनालिसिस की, सोल्जर्स को मोटिवेट किया, उनके मोराल को चेक किया, उनका डिसिप्लिन देखा। और जो फर्स्ट जनरल थी अप्लाइड साइकोलॉजी की वो फाइनली 1917 में स्टार्ट हुई। नाउ लेट्स मूव ऑन। फिर हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन किसका ज्यादा
रोल रहा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को एक लेवल तक ले जाने में। तो अब जो आए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो थे जेम्स कैटल। इन्होंने साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन स्टार्ट की 1921 में, साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन स्टार्ट की। और इनका मेन पर्पस था कि ये साइकोलॉजी को एडवांस कर सके और उसकी जो भी एडवांटेज मिलती है इंडस्ट्री को उसको प्रमोट कर सके। इनका एक और गोल था कि ये क्वालिटी रेप्यूटेशन को मेंटेन कर सके इस फील्ड के, कैसे एक सर्व करके एक प्लेस की तरह कंपनीज के लिए, जिससे कि उनको एक रेफरेंस चेक मिले प्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजिस्ट पे। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को हेल्प किया वीड आउट करने में क्वैक्स को क्वालिफाइड प्रोफेशनल से। क्वैक्स बेसिकली जो कि क्वालिफाइड नहीं है एज अ साइकोलॉजिस्ट बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी वन। और इन्होंने बेसिकली फिर कंपनीज को बताया कि कौन एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है, कौन क्वालिफाइड इनफ है आपको एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की तरह हेल्प करने के लिए और कौन नहीं है। और जो मिशन था वो शिफ्ट हो गया। टुडे आज हम क्या बोलते हैं कि टुडे सर्व्स एज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जो जेम्स कैटल है वो बहुत बड़े एक पब्लिशर हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। इनके बारे में हम और भी फील्ड में पढ़ेंगे साइकोलॉजी के। सो लेट्स सी, अब हम हॉथरॉन स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। इस पे मैं शायद एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है, और हो सकता है या तो मैं शॉर्ट्स में ही 3-4 वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूं सिर्फ हॉथरॉन स्टडीज के लिए। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे बट इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे हो सकता है मैं विजुअलाइजेशन यूज करूँ। तो फिलहाल हम समझते हैं ये। तो 1933 में एल्टॉन म्यो करके एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना इंटरिम रिपोर्ट बनाई हॉथरॉन स्टडीज पे। बेसिकली ये कंटेन करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट कॉल ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये जो भी इन्होंने हॉथरॉन स्टडीज की इसका सिग्निफिकेंस क्या था। इसने बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट को डिस्कवर किया एक तरीके से। तो मेयो ने क्या शो किया कि जो एग्जिस्टेंस होता है इनफॉर्मल एम्प्लॉय ग्रुप्स का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे, या फिर एम्प्लॉय की एटीट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस होती है, या फिर सिंपैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग सुपरवाइजर होने से क्या इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज पे, और क्या नीड होती है लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करने की और ह्यूमन सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट ना करने की। ये जो था इन्होंने एक बेंचमार्क इवेंट सेट किया इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। इस टाइम तक 1933 तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हॉथरॉन स्टडीज, तो 1924 में एक सीरीज हुई एक्सपेरिमेंट की हॉथरॉन में, हॉथरॉन वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो निकले और उन्होंने किस चीज पे स्टडी की कि लाइटिंग और एफिशिएंसी से क्या कोई रोल है, क्या आपस में कोई कोरिलेशन है लाइटिंग और एफिशिएंसी में। तो जो इंक्रीज्ड लाइटिंग थी वो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी में रिजल्ट करती है, उनका ऐसा मानना था। बट जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि जो एफिशिएंसी है वो वो कंटिन्यू करती है इम्प्रूव होने के लिए जब लाइटिंग जो है वो डिम की जाती है फेंट करने के लिए मून नाइट लेवल्स को। ओके, तो बेसिकली उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी अपनी कि इंक्रीज लाइटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, ये रिजेक्ट कर दी गई। बेसिकली ये रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उनको पता चला कि एफिशिएंसी तब इम्प्रूव होती है जब जो लाइटिंग होती है वो डिम की जाती है मूनलाइट लेवल्स को फेंट करने के लिए। तो हॉथरॉन इफेक्ट है क्या एक्चुअली। तो बेसिकली ये बिहेवियर में एक चेंज है जो कब होता है, जब एक नॉवल ट्रीटमेंट के ऑनसेट के बाद होता है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर फॉलोड बाय द ऑनसेट ऑफ अ नॉवल ट्रीटमेंट। और नॉवल ट्रीटमेंट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जनरली न्यू और इंक्रीज्ड अटेंशन। ठीक है, अटेंशन कैसे बढ़ाना है बेसिकली, ये था नॉवल ट्रीटमेंट। तो जो इफेक्ट था ये इवेंचुअली वियर ऑफ कर गया था, मतलब बेसिकली
जो इफेक्ट होता है वो इवेंचुअली तो हट ही जाता है, मतलब बिहेवियर ओरिजिनल पे ही वापस पहुंच जाता है। जैसे ही हम नॉवेल्टी को डिसिपेट करते हैं वैसे ही बिहेवियर जो है, वैसे ही जो इफेक्ट हुआ था इस एक्सपेरिमेंट को करने का, जैसे ही उसको हम डिसिपेट करेंगे तो उसका इफेक्ट भी चला जाएगा। फिर हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हॉथरॉन स्टडीज है क्या। तो ये एक बहुत ही वाइडली डिस्कस्ड फिनोमेना है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, और इनफैक्ट इसके बियॉन्ड भी। ये जो टर्म है ये रेफरेंस करती है कॉमन सिनेरियो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, कि बेसिकली सब्जेक्ट अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। टिपिकली चेंज कैसे करते हैं? हार्ड वर्क करके। मतलब नॉर्मल जो उनका वर्क जितना वो करते हैं उससे ज्यादा हार्ड वर्क करके उनके जो बिहेवियर में चेंज आता है जब उनको पता होता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का यही एक गोल था कि जब वर्कर्स को पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उनके जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है। हॉथरॉन स्टडीज के साथ हमें एक क्लोजर लुक देखने को मिला मोर कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना में, जैसे कि सुपरविजनल स्टाइल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब ये स्टडी की तो किसी और पर्पस के लिए गई थी, बट हमें और भी इंसाइट्स मिले, जैसे कि सुपरवाइजोरियल स्टाइल और इंटरपर्सनल रिलेशन। इम्पॉर्टेंटली जो मोर रीसेंट वर्क है जिसने हॉथरॉन इफेक्ट को रिविजिट किया, ये प्रपोज कर ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस प्रपोज करके या फिर इनिशियल स्टडी का जो डेटा कलेक्शन था और जो भी उसका कंक्लूजन था उसको क्रिटिसाइज करके, जैसे कि जो नॉवेल्टी इफेक्ट था, कि बेसिकली नॉवेल्टी इफेक्ट क्या था कि जब किसी को ऑब्जर्व किया जा रहा है या एम्प्लॉयज को जब फीडबैक के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को या तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके फीडबैक दे रहे हैं, तो दिस विल इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। जो फेम्ड हॉथरॉन स्टडीज थी, जो फेमस हॉथरॉन स्टडीज थे वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथरॉन वर्क्स में हुई थी। हॉथरॉन वर्क्स प्लांट में हुई थी 1920s के टाइम पे, 1924 से स्टार्ट हुई थी। सेवरल एस्टीम्ड प्रोफेशनल्स जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, एल्टॉन मेयो को इंक्लूड करके। तो जब भी हम हॉथरॉन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो एक नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए है वो है एल्टॉन मेयो। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टडीज थी सॉरी, जो हॉथरॉन स्टडीज थी उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। उसमें से कुछ है, तो हम पहला पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। तो हॉथरॉन स्टडीज किक्ड ऑफ with experiments designed to test the impact of lighting लेवल्स ऑन वर्कर परफॉर्मेंस, की बेसिकली लाइटिंग को डिम करना या इंक्रीज करना कैसे एक वर्कर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था हॉथरॉन प्लांट में ही। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये एंटिसिपेट किया था कि जितनी ज्यादा लाइटिंग होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, बल्कि बट रियलिटी में क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ डिमिनिश हुई जब जो कंडीशंस थी वो मून लाइट लेवल पे पहुंच गई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि लाइटिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दूसरा टेस्ट किया गया रिले असेंबली टेस्ट। तो रिले असेंबली टेस्ट सिर्फ 6 विमेन पे किया गया, जो स्मॉल पार्ट्स क्रिएट करती थी टेलीफोन रिले क्रिएट करने के लिए। जो चेंजेस थे रेस्ट पीरियड में और वर्किंग आवर्स में उनको असेस किया गया। जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो प्रेफर करते हैं स्मॉल ग्रुप में वर्क करना, जहाँ पे कोई उनको बहुत ज्यादा रिजिड सुपरविजन के अंडर वो ना हो। और जो रिसर्चर्स थे वो एस्टॉनिश हो गए वर्कर्स में इम्प्रूवमेंट देख के, उनके मेंटल एटीट्यूड में चेंज देख के, और जो भी बेनिफिट्स हुए शॉर्ट आवर्स में वर्क करने के, वो सब देख के रिसर्चर्स भी शॉक्ड हो गए कि अगर जो टाइम पीरियड है एक काम करने का उसके बाद एक ब्रेक दिया जाए तो एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है वर्कर्स की। ये सब कुछ फाइंड किया गया रिले असेंबली टेस्ट से। फिर एक था इंटरव्यू प्रोग्राम। तो हॉथरॉन स्टडीज के टाइम पे रिसर्चर्स ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट किए वर्कर्स के साथ। रिसर्चर्स सरप्राइज हो गए कि
कितना फ्रिक्वेंटली जिनको इंटरव्यू किया जा रहा था वो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहते थे। तो की टेक अवे में क्या मिला इन इंटरव्यूज से कि जो एम्प्लॉयज थे उनको वैल्यू किया जाए। बेसिकली जो एम्प्लॉयज थे वो कम्युनिटीज को वैल्यू करते हैं उतना ही जितना उनको वर्क प्लेस में वैल्यू किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता होना, वो भी डिस्कस करना। फिर था बैंक वायरिंग रूम, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था। ये क्यों किया गया था? सोशल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए एक लार्ज ग्रुप में। तो जो बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक सेटअप किया गया टेस्ट रूम का, जिसमें सब्जेक्ट से बोला गया कि वो कंडक्टर वैन्स को वायर करें। एक वेराइटी ऑफ इंसेंटिव्स यूज किया गया उनकी प्रोडक्टिविटी इंफ्लुएंस करने के लिए, इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल दोनों पे। जो रिसर्चर्स थे वो शॉक हो गए थे जब उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली डिक्रीज हो रही है। तो ये इस इफेक्ट को उन्होंने क्या बोला, किस चीज से इसको एट्रीब्यूट किया कि they basically attributed to the development of an informal group within the larger workplace group। ठीक है, बेसिकली एक अगर वर्क प्लेस का जो ग्रुप है अगर वो काफी लार्ज है तो उसमें इनफॉर्मल ग्रुप्स, छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाने की बहुत जरूरत होती है। ये जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है ये स्ट्रैटेजीज यूज करता है जैसे कि सोशल आइसोलेशन, जिससे जो मेंबर्स हैं वो अपना आउटपुट रिड्यूस कर पाए। ठीक है, टू रिड्यूस देयर आउटपुट। ये जो रिसर्च थी इससे इवेंचुअली क्या पता चला, इससे इवेंचुअली इंट्रोडक्शन हुआ लार्ज नॉन डायरेक्टिव एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोग्राम का, जिसको डिजाइन किया गया स्टडी के बेनिफिट्स को सस्टेन करने के लिए। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ? अगर वर्ल्ड वॉर ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया आईओ साइकोलॉजी के फील्ड में, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने रिप्रेजेंट किया उसका इमरजेंस मेन स्ट्रीम में। इस पॉइंट तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर थे वो जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान यूज किए गए थे उनको रिफाइन कर दिया गया और इस वजह से वो बहुत लार्ज नंबर में यूज होने लग गए। जो आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट था उसमें उससे लाइक मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को प्लेस किया गया। और लाइकवाइज जो यूएस ऑफिस था स्ट्रैटेजिक सर्विसेज का, वो आईओ साइकोलॉजी पे रिलाइड था, आईओ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे रिलाइड था कि वो अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को रिवील कर सके और उनको फिर बाद में वो हाई लेवल एजेंट बना सके। आई होप ये भी क्लियर है। फिर हम पढ़ते हैं सिक्सटीज और सेवेंटीज में क्या हुआ। तो कार्ल रॉजर जो थे वो उनका क्या बिलीव था कि सेल्फ ह्यूमन जो होते हैं उनकी एक डिजायर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने की। और ये जो उनका बिलीव था ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था क्योंकि ये बेसिकली इसी के बाद इब्राहिम मैस्लो ने अपनी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। हम यूनिट में पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे मोटिवेशन में हायरार्की, बेसिकली मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की। तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो जब कार्ल रॉजर ने अपना ये बिलीफ प्रपोज किया उसके बाद ही मैस्लो की ये हायरार्की आई, ये थ्योरी आई। इनफैक्ट जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिहेवियरिज्म को अप्लाई करने का ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में। तो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे उन्होंने हेल्प किया कि वो इस एरा का जो डिस्कोर्स है वो मोटिवेशन पे फोकस करें, शेप ही उसी के अराउंड हो, मोटिवेशन के अराउंड। जो मैनेजमेंट प्रोफेसर थे डोगलास मैकग्रेगर, उन्होंने एक एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी 1960 में, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें रिवील किया गया था दो डिस्टिंक्ट या फिर हम बोल सकते हैं दो इम्पैक्टफुल और डिस्टिंक्ट एजम्पशंस की जो इम्पोर्टेंस होती है एम्प्लॉयज के बारे में। जैसे कि थ्योरी एक्स जो थी वो ये अज्यूम कर रही थी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको वार्न करने की नीड होती है पनिशमेंट के साथ क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। और जो थ्योरी वाई थी वो एक ज्यादा पॉजिटिव व्यू में थी, लाइक वो बोल रही थी कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन है वो एम्प्लॉय की अचीवमेंट को बूस्ट करती है। तो बेसिकली थ्योरी एक्स पनिशमेंट की इम्पोर्टेंस बता रही थी और थ्योरी वाई सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बेनिफिट को बता रही थी।
तो जो एडिशनल मोटिवेशन थ्योरीज थी वो फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दी, डेविड मैकक्लेन ने दी, विक्टर व्रूम ने दी, और 70s तक जो रिसर्च ट्रेंड्स थे वो बेसिकली किस में ट्रांजिशन हो गए, बायस के रोल में ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जो प्रोमिनेंस था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का वो इंक्रीज होता रहा, जिसका एविडेंस हमें किससे मिलता है, जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुई 1976 में, जिसको किस किस नाम से, हैंडबुक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और इस डिकेड में जो फोकस था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक कंसर्न नहीं था, उसमें और भी चीजें आने लग गई, जैसे कि इक्विटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम पढ़ते हैं SIOP। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो ये इनकॉर्पोरेट 1982 में हुई थी, और ये आज भी प्रीमियर प्रोफेशनल एसोसिएशन है इस फील्ड में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के फील्ड में। ये APA और APS दोनों से एफिलिएटेड है। APA यू ऑलरेडी नो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और APS एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस। जो करंट नेम है वो नया है, बट SIOP की जो हिस्ट्री है वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 1940s में, जो डिवीजन 14 दिया गया था वो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को डेडिकेटेड था, और ये APA ने दिया था 1892 में। ठीक है। और आज SIOP में 9,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस फील्ड में इन्वॉल्व है उन लोगों को। सो SIOP यू नीड टू रिमेम्बर द फुल फॉर्म। फिर आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन एज पे। तो 1980s जब आया तो बेसिकली एक शिफ्ट हमें दिखाई दी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की तरफ, जिसका गोल क्या था कि वो कमिटमेंट को इम्प्रूव करे लोगों के बीच में, लाइक जो भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनके बीच में कमिटमेंट इम्प्रूव हो। जो रिसर्च की गई 90s के टाइम पे, उसने स्ट्रेस का रोल एग्जामिन किया और वर्क लाइफ बैलेंस के नीड को स्ट्रेस किया। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स जो थे वो ग्रेट इंटरेस्ट दिखाने लग गए लीडरशिप और इनोवेशन के बीच में जो लिंक होता है उसको लेके, और अडेप्टेबिलिटी को लेके एक क्विकली चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट में। प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या था कि आज की डेट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो करंटली जो ऑटोमेशन है, जो बिग डेटा है, वो कंसर्न के सबसे बड़े एरियाज हैं, और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ये अब हर वर्क प्लेस में इन्वॉल्व है, AI। तो जो रिलेशनशिप्स है उनको एग्जामिन किया जाएगा, सिर्फ वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में नहीं, बल्कि ह्यूमन एम्प्लॉयज और उनके जो ऑटोमेटेड काउंटर पार्ट्स हैं उनके बीच में भी। एडिशनल टेक ओरिएंटेड कंसर्न्स को लाइट में लाया गया जब कोविड-19 आया। तो इनिशियल लॉकडाउन के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम सेटअप्स ज्यादा होने लग गए, एम्प्लॉयज बहुत कम टाइम स्पेंड करने लग गए ऑफिस में। लाइक प्री पेंडेमिक के हिसाब से आजकल वर्क फ्रॉम होम लाइक इट्स वेरी कॉमन, पहले इतना नहीं होता था। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अब ऑफिस में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या है, जो अब हमें नई स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए। और ये ध्यान में रख के कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग ही रहे। दूसरी कंसर्न थी कि अटेंशन को, ग्रेटर अटेंशन को वारंट कैसे मिलता है, व्हाट वारंट्स ग्रेटर अटेंशन। तो इसमें क्या क्या था, क्या इंक्लूडेड था, DEI, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। DEI इनिशिएटिव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो जैसे कि जो वर्क प्लेस होती है वो वैल्यू करती है, as workplace values move beyond outdated measures to also encompass diversity and inclusion, the work of IO psychologist will reflect these values। तो अब जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका अब ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि वो
डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को कैसे एनकम्पास करे एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंदर। देन ये इट्स लाइक अ ब्रीफ समरी जो भी मैंने पढ़ाया उस बारे में। तो अर्ली इयर्स कौन से थे 1900 से 1916 तक। इसमें ब्रायन ने रियल लाइफ स्किल्स के बारे में बात की थी और इनको हम बेसिकली ओरिजिनेटर मानते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, और ये 1904 में हुआ था। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आए थे जिन्होंने एफिशिएंसी इंप्रूव करी थी। टाइम और मोशन स्टडीज जिसमें गिलबर्ट का बहुत रोल था। फिर फाउंडिंग फिगर्स कौन कौन से थे। गिलबर्ट को भी हम फाउंडिंग फिगर्स ही मानते हैं। गिलबर्ट जो है वो मदर है, और बाकी जो तीन है स्कॉट, टेलर और मुंस्टरबर्ग, ये फाउंडिंग फादर्स हैं। देन वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1917 से 18 तक था, वो रॉबर्ट, उसमें रॉबर्ट यर्क्स का बहुत बड़ा रोल था। रॉबर्ट यर्क्स एपीए के एक बेसिकली लीडर थे। उन्होंने आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट दिया था रिक्रूट्स को स्क्रीन करने के लिए, और इसी टाइम पे अप्लाइड साइकोलॉजी की जर्नल पहली बार पब्लिश हुई थी 1917 में। फिर वॉर के बीच में बेसिकली 1919 से 1940 के बीच में जो अप्लाइड साइकोलॉजी थी वो एक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुई। साइकोलॉजिकल रिसर्च ब्यूरो फुल ब्लूम में आ गए। जैसे जो वॉल्टर बिंगहैम थे, उन्होंने कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना काम शुरू कर दिया था, और कैटल ने साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन फाउंड की थी। और इसी टाइम पे हॉथरोन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक स्टडीज हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि जॉइंट वेंचर था। इसमें हॉथरोन स्टडीज करके बहुत सारे इंसाइट्स मिले इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में, और ह्यूमन बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये भी हमें पता चला। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि 1941 से 45 के बीच में था, इसमें सिलेक्शन और प्लेसमेंट टेस्ट हुए, ग्रुप एबिलिटी टेस्टिंग हुई, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट हुए। ये जो ब्रैकेट में है AGCT OSS, ये इन टेस्ट के नाम है। फिर अर्ली सिचुएशनल टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था, सिलेक्ट करना, पायलट्स को ट्रेन करना, एटीट्यूड मेजर करना, मोराल मेजर करना, और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट डेवलप करना एक इंडस्ट्री के विद इन। फिर स्पेशलाइजेशन कब हुआ, तो 1946 से 1963 के बीच में कॉलेज और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स डेवलप होते रहे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के फील्ड में। जो डिवीजन 14 था एपीए का, वो क्रिएट हुआ 1946 में, और सब स्पेशलिटीज को क्रिस्टलाइज किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो कि 1964 से 1993 के बीच में पीक पे था। तो गवर्नमेंट स्क्रूटिनी सेकंड अथॉरिटी की तरह इमर्ज हुई। बेसिकली सिविल राइट्स एक्ट जिसको टाइटल 7 के अंदर जो आता है, वो 1964 में आया। फिर टेस्टिंग, सिलेक्शन और दूसरी एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस का रेगुलेशन हुआ। फिर यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस आई। फिर अमेरिकन जो जिनको अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट रिलीज हुआ 1990 में। फिर सिविल राइट्स एक्ट 1991 में रिलीज हुआ। फिर फैमिली और मेडिकल लीव एक्ट 1993 में। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया ASVAB, जिसको हम करंटली मिलिट्री सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एज, बेसिकली 1994 से प्रेजेंट तक तो जो इंटरनेट था वो बढ़ता गया। तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई इंटरनेट वेबसाइट्स में, फेसबुक, लिंक्डइन, माई स्पेस, बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया है, गूगल, ईबे, amazon जो कि मॉडर्न इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनीज हैं। और जो एडवेंट हुआ ई बिजनेस में, वर्चुअल वर्क प्लेस में, डिलीवरी की जो स्पीड थी, जो कंसेप्ट था जॉब का, वो इरोड होने लगा। फिर टेली कम्यूटिंग और वर्चुअल टीम्स मीन वर्क इज नो लॉन्गर अ फिजिकल स्पेस। ठीक है, लाइक अब ये सब चीजें घर बैठे हो सकती हैं। और अब ये एक क्रोनोलॉजिकल समरी है, जो भी मेजर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस हुए इस फील्ड में 20th सेंचुरी के टाइम पे, उसकी एक ब्रीफ समरी है। सो लेट्स जस्ट रिवाइज दिस। तो अर्ली 1900s में क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेवलप और ग्रोथ हुई, जिसमें टेलर और वेबर का बहुत बड़ा रोल था। साइंटिफिक स्टडी की बिगनिंग करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर ये वेबर ने किया था। 1920 से 30s के बीच में हॉथरोन स्टडीज हुई, यूनियनाइजेशन की ग्रोथ हुई, और जो इमिग्रेशन था कर्ट लुइस का यूनाइटेड स्टेट्स में।
1940s और 50s में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ और उसके बाद पब्लिकेशन हुई विटेल्स बुक मोटिवेशन एंड मोरल इन इंडस्ट्री की। फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव, लेविन कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर द कमीशन ऑन कम्युनिटी रिलेशंस एंड एस्टेब्लिशेस द रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनेमिक्स एट MIT। 1960 से 70 के बीच में यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम, देन डिवीजन 14 ऑफ APS चेंज टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, multi-level perspective in organizational psychology, increasing attention to non-traditional topics such as stress, work, family conflict, and retirement. And the last 1980s to 1990s, economic में increasing globalization, then changing workforce demographics, then increasing reliance on temporary or contingent employees, और जॉब के कंसेप्ट को रीडिफाइन करना। तो बेसिकली ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने जो पहले पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आ जाता है निमोनिक पे। तो ये है BGSFMCEDS, और ये याद करने के लिए देयर इज वन सेंटेंस जो कि है बैकग्राउंड से FM को इरेज डाला साफ। आई नो इट डजंट मेक मच सेंस बट लेकिन आई कुडंट कम अप विद अ बेटर निमोनिक, सो प्लीज ट्राई टू डील विद माई I don't know what to say. I mean, I know this is weird and awkward kind of mnemonic, but I couldn't find a good one. So please just deal with me. तो just remember the sentence, background से FM को erase डाला साफ। तो बेसिकली बी से है ब्रायन, जिन्होंने 1904 में अपना रियल लाइफ वाला कंसेप्ट दिया था। फिर जी से है गिलबर्ट, जिन्होंने 1908 में अपना जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके जो भी उनकी टाइम मोशन स्टडीज थी वो सब दी। फिर स्कॉट आए 1911 में। फिर 1911 में फ्रेडरिक का भी उन्होंने भी अपनी स्टडीज उसी टाइम पे पब्लिश की। मुंस्टरबर्ग ने 1913 में बुक दी। फिर कैटल ने 1921 में अपना रोल प्ले किया, जो कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था। फिर एल्टॉन मियो ने हॉथरोन स्टडीज में मेजर काम किया, जो कि पब्लिश 1933 में हुआ। फिर डोगलास ने 1960 में थ्योरी एक्स एंड वाई दी। और फिर फाइनली 1982 में SIOP का पूरा एक क्रिएट, लाइक हम यही बोलते हैं कि ये हु लाइक इसकी बर्थ 1982 में हुई, बट इट ट्रेसेस बैक टू लॉन्ग बैक, स्पेशली टू 1940s। और नाउ वी नो इट एज सोसाइटी। SIOP की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, 1982 में ये फॉर्मली इनकॉर्पोरेट हुई थी, ऑल तो इसकी हिस्ट्री पुरानी है। So yeah, that is it for today's video. And I hope everything is clear to you now about the history of organizational psychology. Hawthorne studies पे मैं एक separate video बना दूंगी, because वो एक बहुत ही important part है organizational psychology का. So I will make another part for that. I don't know if I'm going to include it in part 3 or if I'm going to make another part for that, but I will definitely make one फॉर श्योर। सो या अगर मैं रिलीज करूंगी तो वो मैं सेकंड को ही करूंगी, या फिर मैं जब एंड हो जाएगी ये सीरीज उसके बाद इंक्लूड कर दूंगी, बिकॉज साथ ही साथ हेल्थ साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। सो आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू डू इट ऑन सेकेंड इटसेल्फ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड आई होप यहाँ तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया सब कुछ क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी मैंने बताया ही था कि मैं अपलोड कर दूंगी मटेरियल साथ के साथ, जिस डेट को मैंने जो पढ़ाया है वो मैं इंक्लूड कर दूंगी। सो हॉथरून स्टडीज के लिए मैं आर्टिकल तो पक्का अपलोड कर ही दूंगी गूगल क्लासरूम पे ऑन 2 अगस्त इटसेल्फ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वीडियो डिटेल में कब बनाऊंगी। बनाऊंगी दैट इज फॉर श्योर, बट किस दिन दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट। सो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क, एंड yes, that is it for today's video. Thank you so much for watching. I will see you all in the next video.